कहते हैं किस्मत जब दो बिल्कुल अलग इंसानों को एक धागे में बांधने का फैसला कर लेती है तो जिंदगी में ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। कुछ ऐसी ही कहानी है आर्यन और आरोही की। दो ऐसे लोग जिनका एक दूसरे से कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन तकदीर ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उम्र सिर्फ 22 साल, लेकिन इस छोटी सी उम्र में शहर के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य सिंघानिया एंटरप्राइजेस की कमान संभालता है आर्यन सिंघानिया। ब्लैक परफेक्ट फिटेड सूट, चेहरे पर गजब का एटीट्यूड और आंखों में ऐसी गहराई जिसे देखकर कोई भी सहम जाए। आर्यन के लिए प्यार, भावनाएं, इन सब चीजों की उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं थी। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही रूल था, काम, कंट्रोल और कामयाबी। उसके साथ अक्सर दिखती थी उसकी गर्लफ्रेंड रिया। रिया देखने में जितनी स्टाइलिश और ग्लैमरस थी, अंदर से उतनी ही चालाक और स्वार्थी। आर्यन को लगता था कि वो रिया से प्यार करता है, लेकिन सच्चा प्यार क्या होता है ये उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं किया था। दूसरी तरफ शहर के शोर शराबे वाले रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतर रही है आरोही। साधारण सा कुर्ता, कंधे पर एक भारी बैग और आंखों में ढेरों सपने। आरोही कोई आम लड़की नहीं है। वो बेहद स्वाभिमानी, निडर और मार्शल आर्ट्स में ट्रेन की हुई एक फाइटर है। वो इस बड़े शहर में आई है देश के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन लेने। ट्रेन से उतरते ही आरोही ने अपना फ़ोन निकाला और अपनी बेस्ट फ्रेंड अनन्या को कॉल किया। उसने कहा, हेलो अनु, मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ। अरे तूने मेरे लिए किसी हॉस्टल की बात की या नहीं? फ़ोन पर अनन्या खुशी से चहकते हुए बोली, अरे अरु, तू पहले मेरे घर तो आ। हॉस्टल की बात बाद में करेंगे। जब तक तेरा सही से रहने का इंतजाम नहीं हो जाता तू मेरे घर ही रहेगी, बस बात खत्म। मैंने ड्राइवर को स्टेशन भेज दिया है, तू चुपचाप गाड़ी में बैठ और घर आ। आरोही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं अनु, ऐसे किसी के घर रुकना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हॉस्टल संभाल लूंगी। अनन्या ने डांटते हुए कहा, तुझसे बहस करना बेकार है। चुपचाप आ रही है या मैं खुद आकर तुझे घसीट कर लाऊं? जल्दी आ, मैं वेट कर रही हूँ। आरोही जब विशाल सिंघानिया मेंशन के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई। महल जैसा बड़ा और खूबसूरत घर, चारों तरफ की भव्यता देखकर कोई भी प्रभावित हो जाता, लेकिन आरोही के लिए ये सिर्फ एक बड़ा मकान था। वो अपना बैग संभालते हुए लिविंग रूम की तरफ बढ़ रही थी, तभी ठीक सामने वाली सीढ़ियों से आर्यन नीचे उतर रहा था। ऑफिस जाने के लिए एकदम तैयार, हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहनते हुए। बाहर से आती हल्की हवा से आरोही की जुल्फें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थीं। तभी आर्यन की नज़र अचानक सामने खड़ी आरोही पर पड़ी। दोनों की आंखें टकराईं। आमतौर पर आर्यन के रुतबे और एटीट्यूड को देखकर लोग अपनी आंखें झुका लेते थे, लेकिन आरोही बिना किसी डर के सीधे आर्यन की आंखों में देख रही थी, बिल्कुल बेबाक और निडर। आर्यन के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की कौन है? मुझसे आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत किसकी हो सकती है? तभी अनन्या दौड़ते हुए आई और उसने आरोही को गले लगा लिया। उसने कहा, भाई, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आरोही है। आज से ये कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगी। आर्यन ने आरोही को ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा रुखपन था। फिर अपने उसी ठंडे और गंभीर लहजे में बोला, वेलकम। बस एक बात याद रखना, मेरे काम और मेरी प्राइवेसी में मुझे कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। इतना कहकर आर्यन बिना कोई दूसरा मौका दिए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। आरोही ने उसकी पीठ को जाते हुए देखा, अपनी भौहें समेटी और मन ही मन मुस्कुराकर बोली, बड़े आए एटीट्यूड दिखाने वाले, जैसे मैं तो इनसे डर ही जाऊंगी। हुक्म चलाने की आदत है जनाब को। आर्यन और आरोही की ये पहली मुलाकात तो बस एक शुरुआत थी। दोनों के बीच की ये पहली तकरार इस बात का इशारा थी कि आने वाले दिनों में जब ये दो एटीट्यूड टकराएंगे तो क्या होने वाला है। वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि तकदीर उनके लिए कितना बड़ा तूफान तैयार कर रही थी। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन का माहौल बहुत शांत था, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति थी। दादाजी की वसीयत पढ़े जाने का दिन आ गया था। पूरे सिंघानिया परिवार के साथ लॉयर घर के बड़े हॉल में मौजूद थे। आर्यन भी अपने उसी रौबदार अंदाज में कुर्सी पर बैठा था।
उसे पूरा यकीन था कि दादाजी की सारी जायदाद और बिजनेस की पूरी कमान उसी के नाम होगी। लॉयर ने अपने चश्मे को ठीक किया और वसीयत पढ़ना शुरू किया। वसीयत की पहली कुछ शर्तें तो आम थीं, लेकिन जैसे ही लॉयर ने आखिरी शर्त पढ़ी, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लॉयर ने साफ लफ्जों में कहा, दादाजी की अंतिम इच्छा के मुताबिक सिंघानिया एंटरप्राइजेस की 85% हिस्सेदारी आर्यन को तभी मिलेगी जब वो 1 साल के भीतर शादी करेगा, और वो भी दादाजी की पसंद की लड़की से। अगर आर्यन ने 6 महीने के अंदर शादी नहीं की तो सारी संपत्ति और कंपनी चैरिटी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी साफ दिख रही थी। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, ये क्या मजाक है? मेरी लाइफ और मेरे बिजनेस का फैसला कोई वसीयत कैसे कर सकती है? उसी वक्त रिया भी वहां मौजूद थी। आर्यन ने तुरंत रिया का हाथ पकड़ा और लॉयर से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शर्त क्या है। मैं रिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम इसी हफ्ते कोर्ट मैरिज करेंगे। लेकिन रिया के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो आर्यन उम्मीद कर रहा था। रिया ने धीरे से अपना हाथ आर्यन के हाथ से छुड़ा लिया। रिया की नज़रों में आर्यन के लिए प्यार नहीं बल्कि उस वसीयत के कागज थे। रिया ने ठंडे लहजे में कहा, आई एम सॉरी आर्यन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आर्यन को जैसे धक्का लगा। उसने हैरान होकर पूछा, रिया तुम ये क्या कह रही हो? रिया ने बिना किसी झिझक के कहा, आर्यन समझदारी से काम लो। वसीयत में साफ लिखा है कि तुम्हें शादी दादाजी की पसंद की लड़की से करनी होगी। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें अपनी जायदाद और कंपनी से हाथ धोना पड़ेगा। और मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसके पास न तो सिंघानिया नाम की ताकत हो और न ही पैसा। रिया की एक एक बात आर्यन के दिल पर तीर की तरह लगी। जिस लड़की को वो अपनी पसंद मानता था उसने पैसे और रुतबे के लिए उसे एक पल में ठुकरा दिया। रिया बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। आर्यन वहीं सुन्न खड़ा रह गया। उसका ईगो, उसका गुरूर और उसका भरोसा सब एक पल में टूटकर बिखर गया था। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा गुस्सा और नफरत भर गई थी। उसी शाम आरोही अपने कॉलेज के दाखिले के कागज समेट रही थी। तभी उसे अपने गांव से चाचाजी का फोन आया। फोन पर चाचाजी की आवाज कांप रही थी। उन्होंने बताया कि गांव की जमीन पर कर्ज बहुत बढ़ गया है और अगर 3 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो उनका पुश्तैनी घर नीलाम हो जाएगा। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे किसी भी हाल में पैसों की सख्त जरूरत थी। रात के वक्त आर्यन अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा शराब पी रहा था। उसे अपनी कंपनी बचानी थी और रिया का दिया धोखा उसके दिमाग में आग की तरह जल रहा था। तभी उसकी नज़र बाहर लॉन में टहल रही आरोही पर पड़ी। आर्यन के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। दादाजी ने हमेशा कहा था कि उन्हें सादगी और स्वाभिमान पसंद है और आरोही में वो सब था जो दादाजी किसी लड़की में देखना चाहते थे। आर्यन सीधे लॉन में आया और आरोही के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे तुमसे एक डील करनी है। आरोही ने चौंक कर उसे देखा और कहा, कैसी डील? आर्यन ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझसे शादी कर लो, सिर्फ 1 साल के लिए। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। दुनिया की नज़रों में तुम मेरी पत्नी रहोगी लेकिन असल में हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। 1 साल खत्म होते ही हम अलग हो जाएंगे। इसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। आरोही का खून खोल उठा। उसने गुस्से में आर्यन को देखा और कहा, आपको क्या लगता है मिस्टर सिंघानिया की दुनिया की हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है? मैं कोई बिकाऊ चीज़ नहीं हूँ जो आपकी शर्तों पर बिक जाऊं। अपना ये एटीट्यूड और अपने पैसे अपने पास रखिए। आरोही वहां से जाने लगी लेकिन आर्यन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ में एक अजीब सी सख्ती और अधिकार था। आर्यन ने अपनी गहरी आवाज में कहा, सोच लो आरोही, तुम्हारे गांव के घर की नीलामी रोकने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे अपनी कंपनी बचाने के लिए एक पत्नी की। ये कोई भीख नहीं, एक बिजनेस डील है। फैसला तुम्हारा है। आरोही ने आर्यन की आंखों में देखा। वहां कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक शर्त और एक जिद थी। आरोही के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
अपने परिवार की इज्जत और घर बचाने के लिए उसने भारी मन से अपनी पलकें झुका दी। अगली ही सुबह बिना किसी धूमधाम के बेहद सादे तरीके से एक गुप्त मंदिर में दोनों की शादी की रस्में पूरी हुईं। न कोई मेहमान न कोई खुशी, सिर्फ दो मजबूरियां एक धागे में बंध गईं। जब आर्यन ने आरोही के गले में मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा तो आरोही की आंखों से एक आंसू छलककर गालों पर बह गया। आर्यन ने उसकी आंखों के आंसू देखे लेकिन उसने अपना दिल कठोर कर लिया। कार में बैठते ही आर्यन ने आरोही की तरफ देखा और रुखाई से कहा, याद रखना ये शादी सिर्फ कागजों पर है। मेरी लाइफ में दखल देने की कोशिश मत करना। आरोही ने अपनी आंखें पोंछीं और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और आप भी याद रखिएगा मिस्टर सिंघानिया कि पैसे से आप मेरा वक्त खरीद सकते हैं, मेरा स्वाभिमान नहीं। गाड़ी सिंघानिया मैंशन की तरफ बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठकर भी बेहद दूर थे। एक दिल टूटने के बाद नफरत से भरा हुआ था तो दूसरा अपनी मजबूरी के बोझ तले दबा हुआ था। लेकिन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि ये झूठी शादी उनके दिलों में असली आग लगाने वाली थी। शादी के बाद सिंघानिया मैंशन की चौखट पर पहली बार शादीशुदा जोड़े के रूप में कदम रखते ही महल जैसी उस हवेली का सन्नाटा और भारी हो गया। अनन्या ने दोनों का स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में अपनी सबसे अच्छी दोस्त और अपने भाई के अचानक इस तरह शादी कर लेने को लेकर ढेर सारे सवाल थे। हालांकि माहौल की गंभीरता देखकर उसने उस वक्त कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। आर्यन बिना एक शब्द कहे सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आरोही जब उसके पीछे कमरे में पहुंची तो देखा कि आर्यन अपने सूट का कोट उतारकर सोफे पर फेंक रहा था। उसने मुड़कर आरोही की तरफ देखा और एक बहुत ही ठंडे लहजे में कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज से तुम इस कमरे में रहोगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। ये बेड मेरा है और तुम सोफे पर सोओगी। आरोही ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में न तो कोई डर था और न ही कोई बेचारगी। उसने अपना बैग एक तरफ रखा और बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया कि मुझे आपके बैग में कोई दिलचस्पी भी नहीं है मिस्टर सिंघानिया। मेरे लिए मेरा स्वाभिमान सबसे बड़ा है और मैं अपनी हदें अच्छी तरह जानती हूँ। अगले दिन से दोनों की एक नई जिंदगी शुरू हुई जो दिखने में शादीशुदा थी, लेकिन अंदर से सिर्फ बंदिशों और शर्तों से भरी हुई थी। आरोही ने अपने कॉलेज जाना जारी रखा। वो सुबह जल्दी उठकर कॉलेज निकल जाती और शाम को लौटकर पढ़ाई में लग जाती। आर्यन का पूरा ध्यान सिर्फ अपने बिजनेस पर था, लेकिन घर के अंदर आरोही की मौजूदगी उसे अंदर ही अंदर बेचैन करने लगी थी। कॉलेज में आरोही की मुलाकात विक्रम से हुई। विक्रम उसकी ही क्लास का एक बेहद हंसमुख और मददगार लड़का था। आरोही की सादगी और उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर विक्रम उससे काफी प्रभावित था और दोनों बहुत जल्द अच्छे दोस्त बन गए। विक्रम अक्सर आरोही को नोट्स देने या पढ़ाई में मदद करने के बहाने उसके साथ वक्त बिताता था। एक शाम आरोही कॉलेज के बाहर विक्रम के साथ खड़ी होकर किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रही थी और दोनों हंस रहे थे। तभी वहां से आर्यन की रोल्स रॉयस कार गुजरी। आर्यन की नज़र जैसे ही आरोही और विक्रम पर पड़ी, उसकी गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। आर्यन ने देखा कि विक्रम आरोही के बेहद करीब खड़ा था और आरोही खुलकर हंस रही थी, वही हंसी जो उसने सिंघानिया मैंशन में कदम रखने के बाद से कभी नहीं देखी थी। आर्यन के सीने में अचानक एक अजीब सी जलन और गुस्से की लहर दौड़ी। उसका हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर कस गया और उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी सख्त हो गई कि नसें उभर आईं। उसने अपने ड्राइवर को तुरंत गाड़ी रोकने का इशारा किया। आर्यन गाड़ी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर वही कातिलाना एटीट्यूड और आंखों में बेइंतहा गुस्सा था। उसने भारी कदमों से चलते हुए सीधे आरोही और विक्रम के पास जाकर कदम रोके। आर्यन की मौजूदगी से वहां का पूरा माहौल पल भर में बदल गया। विक्रम ने आर्यन के चेहरे पर पसरा गुस्सा देखा तो थोड़ा सहम गया। आर्यन ने विक्रम को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए आरोही की कलाई पकड़ी। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि आरोही के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। आर्यन ने अपनी भारी और गंभीर आवाज में कहा कि घर चलने का वक्त हो गया है। आरोही ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से में कहा कि मिस्टर सिंघानिया, आप ये क्या कर रहे हैं? यह मेरा दोस्त है विक्रम।
आर्यन ने विक्रम की तरफ एक बेहद हिकारत भरी नजर डाली और फिर आरोही की आंखों में झांकते हुए बहुत ही धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है। मैंने तुमसे कहा था कि दुनिया की नज़रों में तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए अपनी हद याद रखो। विक्रम ने बीच में बोलने की कोशिश की कि एक्सक्यूज मी सर, आप उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। आर्यन ने अपनी गर्दन घुमाकर विक्रम को देखा और ऐसी कड़क आवाज में कहा कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हमारे बीच में बोलने की गलती दोबारा मत करना। आर्यन आरोही का हाथ खींचते हुए उसे कार की तरफ ले गया और दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठने का इशारा किया। आरोही का खून खोल रहा था, लेकिन सड़क पर तमाशा न बने इसलिए वो चुपचाप कार में बैठ गई। पूरी राह कार में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन वो सन्नाटा किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक था। आर्यन बिना कुछ बोले सिर्फ तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जबकि आरोही खिड़की से बाहर देखते हुए अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। घर पहुंचते ही आरोही सीधे कमरे में गई और आर्यन के पीछे आते ही उस पर बरस पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के सामने मुझसे इस तरह बदतमीजी करने की। हमारी डील में ये कहीं नहीं लिखा था कि आप मेरी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करेंगे। आर्यन ने कमरे का दरवाजा बंद किया और आगे बढ़कर आरोही के बिल्कुल करीब आ गया। उसके चेहरे पर जलन और अधिकार का एक अजीब सा मिला जुला भाव था। उसने आरोही के दोनों कंधों को अपनी मजबूत पकड़ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि डील हो या न हो आरोही, तुम इस वक्त सिंघानिया खानदान की बहू हो और मेरी पत्नी हो। अगर किसी दूसरे मर्द ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आरोही ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जलन थी जिसे शायद आर्यन खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आरोही ने अपनी ठसक के साथ कहा कि यह आपकी कोई जलन है या आपका एटीट्यूड मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि जहां तक मुझे याद है हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। आर्यन एक पल के लिए खामोश हो गया। आरोही का ये सवाल सीधे उसके दिल पर लगा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरोही को किसी और के साथ देखकर उसका खून क्यों खौल उठता है। उसने आरोही को छोड़ा और पीछे हटते हुए रुखाई से कहा कि यह सिर्फ मेरी फैमिली की साख का सवाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन दोनों जानते थे कि बात सिर्फ साख की नहीं थी। आर्यन के दिल में पनप रही यह जलन इस बात का पहला सबूत थी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को वो सिर्फ एक मजबूरी समझ रहा था, वो धीरे धीरे एक बेहद गहरे और पजेसिव इश्क की शक्ल लेने लगी थी। अगली सुबह से ही सिंघानिया मेंशन के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कल शाम सड़क पर हुए उस हंगामे के बाद आर्यन और आरोही के बीच खींची दीवार और ज्यादा ऊंची हो गई थी। आर्यन अपने काम में खुद को पूरी तरह उलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही एक मंजर घूम रहा था, आरोही का विक्रम के साथ हंसकर बातें करना। दूसरी तरफ आरोही को आर्यन का ये पजेसिव रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान इस शादी को सिर्फ एक कागजी डील मानता है, वो उस पर अपना हक जताने की कोशिश क्यों कर रहा है। दोपहर के वक्त आरोही कॉलेज लाइब्रेरी में बैठकर अपने प्रोजेक्ट के नोट्स बना रही थी। तभी विक्रम वहां आया और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। विक्रम के चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि आरोही, कल जो हुआ क्या तुम ठीक हो? वो इंसान कौन थे और वो तुमसे इस तरह बात क्यों कर रहे थे? आरोही ने एक ठंडी सांस ली और अपने कागजों को समेटते हुए कहा कि विक्रम, तुम परेशान मत हो। वो मेरी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर है जिसे मैं चाहकर भी आसान शब्दों में समझा नहीं सकती। बस इतना समझ लो कि वो सिर्फ अपने काम और अपने ईगो से मतलब रखते हैं। विक्रम ने आरोही का हाथ थामते हुए बहुत ही हमदर्दी भरे लहजे में कहा कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए या तुम किसी मुसीबत में हो, तो तुम मुझसे कह सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसी वक्त लाइब्रेरी के बाहर से गुजर रहे आर्यन के पर्सनल असिस्टेंट ने ये सब देख लिया। उसने तुरंत आर्यन को फ़ोन मिलाया और धीमी आवाज में बताया कि सर, मैडम अभी कॉलेज लाइब्रेरी में उसी लड़के के साथ हैं। फ़ोन के दूसरी तरफ बैठे आर्यन के हाथ में थमा पेन एक झटके में 2 टुकड़ों में टूट गया। उसकी आंखों में लाल पीला गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था।
उसने बिना कोई जवाब दिए फोन काट दिया। आधे घंटे के अंदर आर्यन की चमचमाती ब्लैक कार कॉलेज के मेन गेट पर आकर रुकी। आर्यन कार से बाहर निकला। उसके चेहरे पर छाया गुस्सा देखकर आसपास से गुजर रहे स्टूडेंट्स भी रास्ता छोड़कर हटने लगे। वो सीधे लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा। लाइब्रेरी का कांच का दरवाजा खोलते ही आर्यन ने सीधे उस टेबल का रुख किया जहां आरोही और विक्रम बैठे थे। आरोही ने जैसे ही आर्यन को अपनी तरफ आते देखा, उसके कदम ठिठक गए। आर्यन ने बिना एक सेकंड गंवाए विक्रम की कॉलर पकड़ ली और उसे कुर्सी से खींचकर खड़ा कर दिया। पूरी लाइब्रेरी में सन्नाटा छा गया। विक्रम हैरान और खौफजदा होकर आर्यन को देखने लगा। आरोही अपनी जगह से उठी और गुस्से में चिल्लाई कि मिस्टर सिंघानिया, यह क्या बदतमीजी है, छोड़िए उन्हें। आर्यन ने विक्रम को अपनी तरफ खींचते हुए बहुत ही ठंडे और कातिलाना लहजे में कहा कि मैंने तुमसे कल भी कहा था कि अपनी भलाई चाहते हो तो इससे दूर रहो। अगर दोबारा मुझे तुम इसके आसपास भी नजर आए तो तुम्हारा करियर और तुम्हारा वजूद दोनों हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। विक्रम डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाया। आर्यन ने उसे एक झटके के साथ पीछे धकेल दिया और आरोही की कलाई को अपनी सख्त पकड़ में जकड़ लिया। आरोही ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की पकड़ किसी लोहे की जंजीर की तरह मजबूत थी। वो उसे घसीटते हुए लाइब्रेरी से बाहर ले आया और कार का दरवाजा खोलकर अंदर धकेल दिया। कार में बैठते ही आरोही गुस्से से कांपने लगी। उसने चिल्लाकर कहा कि आप अपने आप को समझते क्या हैं? आप मेरी लाइफ को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। विक्रम सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और आपको मुझ पर इस तरह हक जताने का कोई अधिकार नहीं है। आर्यन ने अचानक गाड़ी को जोर से ब्रेक मारकर सड़क किनारे रोका। उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा और मुड़कर आरोही के इतने करीब आ गया कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। आर्यन की आंखों में बेइंतहा गुस्सा और एक अजीब सी तड़प थी। उसने बहुत ही भारी और कड़क आवाज में कहा कि अधिकार नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो आरोही। कागजों पर सही, पूरी दुनिया की नज़रों में तुम मेरी हो। और जब तक तुम इस मेंशन में मेरे नाम के साथ रहोगी, तब तक किसी और मर्द का तुम्हारी तरफ देखना तो दूर, तुम्हारा नाम लेना भी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आरोही ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि यह आपका प्यार नहीं है मिस्टर सिंघानिया, यह आपकी जिद और आपका ईगो है। आप सिर्फ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि कोई आपके बनाए नियमों के मुताबिक नहीं चल रहा। आर्यन ने आरोही के चेहरे पर बिखरी जुल्फों को पीछे करते हुए बहुत ही धीमी लेकिन पजेसिव आवाज में कहा कि इसे ईगो समझो, जिद समझो या मेरा पागलपन, लेकिन सच यही है आरोही कि तुम सिर्फ मेरी हो। आरोही उसकी इस बात पर खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। गाड़ी दोबारा हवेली की तरफ दौड़ने लगी। शाम को जब वो दोनों हवेली पहुंचे तो हॉल में रिया पहले से मौजूद थी। रिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने आर्यन को देखते ही कहा कि आर्यन, तुम्हारे बिजनेस कॉम्पिटिटर मल्होत्रा ने आज रात एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है और उसने खास तौर पर तुम्हें इनवाइट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी इस गांव की लड़की को साथ ले जाने में शर्म आएगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रिया की बात सुनकर आरोही के चेहरे पर एक कड़वाहट आ गई। लेकिन इससे पहले कि आरोही कुछ बोलती, आर्यन ने आगे बढ़कर आरोही की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। आर्यन ने रिया की तरफ देखते हुए बहुत ही रुखाई से कहा कि तुम्हें अपनी सलाह अपने पास रखनी चाहिए रिया। आरोही मेरी पत्नी है और सिंघानिया इंडस्ट्रीज की होने वाली मालकिन। आज रात की पार्टी में मेरे साथ सिर्फ आरोही जाएगी। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखों में जलन साफ दिखने लगी। वहीं दूसरी तरफ आरोही ने चौंककर आर्यन की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन का यह नया रूप किस तरफ इशारा कर रहा था। क्या ये सिर्फ रिया को दिखाने के लिए था या फिर आर्यन के दिल में उसके लिए कुछ बदलने लगा था। स्टोरी 4। रात का वक्त था और मल्होत्रा ग्रैंड पैलेस में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और नामचीन हस्तियों का मेला लगा हुआ था। हर तरफ महंगी शराब, खिलखिलाती आवाजें और जगमगाती लाइटें थीं। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश चमका रहे थे। तभी हॉल के बड़े से दरवाजे खुले और आर्यन सिंघानिया ने अंदर कदम रखा। उसके साथ उसकी बगल में खड़ी थी आरोही।
आरोही ने एक बेहद खूबसूरत रॉयल ब्लू रंग की साड़ी पहन रखी थी। हल्की सी ज्वेलरी, खुले बाल और चेहरे पर एक स्वाभाविक सा निखार। उसकी सादगी और खूबसूरती के आगे वहां मौजूद हर मॉडल और एक्ट्रेस फीकी नजर आ रही थी। आर्यन ब्लैक सूट में हमेशा की तरह बेहद हैंडसम और रौबदार लग रहा था। जैसे ही दोनों ने एक साथ एंट्री ली, पूरे हॉल की नजरें उन पर टिक गईं। कैमरों के फ्लैश तेजी से चमकने लगे। आर्यन ने अपनी एक बांह आरोही की कमर के गिर्द लपेट रखी थी, जैसे वो पूरी दुनिया को यह मैसेज दे रहा हो कि यह लड़की सिर्फ उसकी है। आरोही ने धीरे से आर्यन के कान के पास झुककर कहा कि मिस्टर सिंघानिया, थोड़ा हाथ ढीला कीजिए। आपकी इस पकड़ से मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आर्यन ने अपनी पकड़ को और थोड़ा सा कसते हुए बेहद धीमी और भारी आवाज में कहा कि शांत रहो आरोही। यहाँ सैकड़ों कैमरे हमें देख रहे हैं। मुस्कुराओ और ऐसे बिहेव करो जैसे तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो। आरोही ने मन ही मन अपनी आंखें मटकाईं और एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोली कि नाटक करने में तो आप मास्टर हैं मिस्टर सिंघानिया। तभी वहां पार्टी का होस्ट मल्होत्रा अपनी हाथ में वाइन का ग्लास लिए पहुंचा। उसके साथ रिया भी खड़ी थी, जो लाल रंग की बैकलेस ड्रेस में आरोही को घूर रही थी। उसकी आंखों से जलन साफ छलक रही थी। मल्होत्रा ने आर्यन से हाथ मिलाया और फिर उसकी नज़र आरोही पर पड़ी। मल्होत्रा की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने आरोही को ऊपर से नीचे तक देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि अरे वाह आर्यन, तुम्हारी वाइफ तो वाकई बेहद खूबसूरत हैं। इतने दिनों तक ऐसी कयामत को छुपाकर क्यों रखा था? मल्होत्रा ने आरोही की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा कि हेलो मिसेज सिंघानिया, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। आरोही ने शिष्टाचार के नाते हाथ मिलाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, मल्होत्रा ने उसका हाथ जरूरत से ज्यादा देर तक थामे रखा और उसकी उंगलियों को सहलाने की कोशिश की। आरोही के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। वो एक मार्शल आर्ट्स फाइटर थी, उसे अच्छी तरह पता था कि कब कोई सीमा लंघ रहा है। लेकिन इससे पहले कि आरोही खुद कोई कदम उठाती, अचानक एक झटके से उसका हाथ मल्होत्रा की पकड़ से छूट गया। आर्यन ने आगे बढ़कर मल्होत्रा का हाथ इतनी जोर से जकड़ लिया था कि मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन की आंखों में खौफनाक गुस्सा तैर रहा था। आर्यन ने मल्होत्रा का हाथ मोड़ते हुए बहुत ही ठंडे और कातिलाना अंदाज में कहा कि मल्होत्रा, हाथ मिलाने का एक सलीका होता है। अगर अपनी उंगलियां सही सलामत चाहते हो तो अपनी हद में रहना सीखो। मल्होत्रा दर्द से कराह उठा और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। पूरे ग्रुप में सन्नाटा छा गया। रिया ने माहौल संभालते हुए कहा कि आर्यन, ये तुम क्या कर रहे हो? मल्होत्रा इस शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन है और तुम एक मामूली सी लड़की के लिए उससे दुश्मनी ले रहे हो। आर्यन ने रिया की तरफ अपनी रुखाई से भरी नज़र डाली और बहुत ही कड़क आवाज में कहा कि यह मामूली लड़की मेरी पत्नी है रिया, और जो मेरी चीज़ है या मुझसे जुड़ी है, उसकी तरफ गलत नज़र से देखने वाले का वजूद मिटाना मुझे अच्छी तरह आता है। रिया का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। पार्टी के बाद जब वो दोनों कार से वापस लौट रहे थे, तो पूरे रास्ते सन्नाटा पसरा रहा। लेकिन ये सन्नाटा पिछली बार जैसा कड़वा नहीं था। आरोही बार बार मुड़कर आर्यन के उस सख्त चेहरे को देख रही थी। आरोही के दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि यह इंसान इतना अजीब क्यों है। कभी राक्षस की तरह पेश आता है, तो कभी ऐसे प्रोटेक्ट करता है जैसे मैं इसके लिए बहुत मायने रखती हूँ। घर पहुंचकर जब दोनों कमरे में आए, तो आरोही अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए आर्यन के पास गई। आरोही ने हिचकिचाते हुए कहा कि मिस्टर सिंघानिया, आज पार्टी में जो आपने किया मल्होत्रा के सामने, उसके लिए थैंक्स। आर्यन, जो अपनी घड़ी उतार रहा था, एक पल के लिए रुका। उसने मुड़कर आरोही को देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी। आर्यन ने अपने भारी कदमों से चलते हुए आरोही के करीब आकर कदम रोके। उसने अपनी उंगलियों से आरोही की ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही पजेसिव आवाज में कहा कि शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है आरोही। मैंने जो किया वो किसी एहसान के लिए नहीं किया। आरोही की सांसें थम सी गईं। उसने पूछा कि तो फिर क्यों किया? आर्यन उसके और करीब झुक गया।
दोनों के बीच फासला लगभग खत्म हो चुका था। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत ही धीमी और जादुई आवाज में कहा कि क्योंकि तुम मेरी हो आरोही। चाहे यह शादी किसी शर्त पर हुई हो या किसी मजबूरी में, लेकिन इस बात को कोई नहीं बदल सकता कि तुम पर सिर्फ और सिर्फ आर्यन सिंघानिया का हक है। ये कहकर आर्यन पीछे हटा और चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आरोही वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल सीने में बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि आर्यन की यह पॉजिटिवनेस सिर्फ उसका ईगो नहीं थी, इसके पीछे कुछ और भी था जो धीरे धीरे उन दोनों की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। पार्ट 5। अगली सुबह जब आरोही की आंख खुली तो सुबह की हल्की धूप कमरे की बड़ी सी खिड़की से सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने मुड़कर देखा, आर्यन बेड पर नहीं था। वो हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग या अपने जिम रूटीन में लग चुका था। आरोही बेड से उठी और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी मांग में सजे हल्के से सिंदूर और गले में बंधे मंगलसूत्र को देखा। कल रात आर्यन की कही हुई बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं, तुम सिर्फ मेरी हो आरोही। तारांकन। आरोही ने अपना सिर झटका और मन ही मन खुद से बोली कि नहीं आरोही, तू इस इंसान के जाल में मत फंस। ये सब सिर्फ उसकी जिद है, उसका एटीट्यूड है। 1 साल खत्म होते ही तुझे यहाँ से चले जाना है। नाश्ते की टेबल पर पूरा माहौल शांत था। आर्यन अपने फ़ोन में कुछ ईमेल्स चेक कर रहा था और साथ ही ब्लैक कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहा था। आरोही चुपचाप आकर उसकी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अनन्या ने मुस्कुराते हुए दोनों को नाश्ता परोसा और बोली कि भाई, आज कॉलेज में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स का इवेंट है। आरोही भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। क्या आप देखने चलेंगे? आर्यन ने अपने फ़ोन से नज़रें हटाए बिना बहुत ही ठंडे लहजे में कहा कि मेरे पास इन फालतू की चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। आज मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग है। आरोही ने अपने टोस्ट का एक टुकड़ा चबाते हुए बहुत ही बेबाकी से कहा कि वैसे भी अनु, मैंने इन्हें बुलाया भी नहीं था। इन्हें तो वैसे भी दूसरों पर हुक्म चलाने के अलावा और कुछ आता नहीं है। आर्यन के हाथ में थमा कॉफ़ी का कप एक पल के लिए रुका। उसने अपनी कड़क नजरें उठाकर आरोही को देखा। आरोही बिना किसी डर के सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना कप नीचे रखा, कोट उठाया और बिना एक शब्द बोले मेंशन से बाहर निकल गया। दोपहर के वक्त कॉलेज का पूरा ग्राउंड छात्रों की भीड़ से भरा हुआ था। आज शहर के अंतर कॉलेज मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का फाइनल मैच था। आरोही अपनी फाइटिंग ड्रेस यानी ब्लैक कराटेगी में मैदान के बीचों बीच खड़ी थी। उसके हाथ में लाल रंग की बेल्ट बंधी हुई थी और चेहरे पर एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास था। मैच शुरू हुआ। सामने वाली विरोधी फाइटर काफी मजबूत थी, लेकिन आरोही की फुर्ती और तकनीक का कोई जवाब नहीं था। आरोही ने अपने एक ही किक से विरोधी को रिंग के कोने में धकेल दिया। पूरा क्राउड आरोही के नाम से गूंज उठा। इसी बीच वीआईपी गैलरी में एक काली रोल्स रॉयस आकर रुकी। गाड़ी से आर्यन सिंघानिया बाहर निकला। हाँ, वही आर्यन जिसने सुबह कहा था कि उसके पास वक्त नहीं है। वो अपनी बोर्ड मीटिंग आधी छोड़कर सीधे कॉलेज के ग्राउंड में पहुंचा था। वो दूर खड़ा होकर भीड़ के पीछे से आरोही को देख रहा था। जब आर्यन ने आरोही को रिंग में फाइट करते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की घर में सादे कुर्ते में घूमती है, वो रिंग में उतरकर किसी शेरनी की तरह तबाही मचा सकती है। आरोही का हर एक मूव, उसका एटीट्यूड और उसकी निडरता, आर्यन का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क उठा। मैच के आखिरी राउंड में विरोधी फाइटर ने चालाकी दिखाते हुए आरोही के पैर पर गलत तरीके से वार किया। आरोही नीचे गिर पड़ी और उसके घुटने में तेज दर्द हुआ। भीड़ में खड़ा विक्रम तुरंत चिल्लाया कि आरोही, उठो। दूर खड़े आर्यन के हाथ की मुट्ठियां खुद ब खुद कस गईं। उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा तैर गया। उसने मन ही मन कहा कि उठो आरोही, तुम हार नहीं सकती। आरोही ने दर्द से कराहते हुए जमीन को छुआ। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और एक झटके में खड़ी हो गई। उसने विरोधी फाइटर को संभलने का मौका तक नहीं दिया और एक शानदार फ्लाइंग किक मारकर उसे सीधा रिंग से बाहर कर दिया।
रेफरी ने आरोही का हाथ हवा में उठाया। पूरे ग्राउंड में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरोही मैच जीत चुकी थी। मैच खत्म होने के बाद आरोही चेंजिंग रूम की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ रही थी। उसके घुटने में काफी चोट आई थी। तभी अचानक एक हाथ ने उसकी कमर को थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। आरोही ने चौंक कर ऊपर देखा, सामने आर्यन खड़ा था। आरोही ने हैरान होकर पूछा कि आप तो बोर्ड मीटिंग में जाने वाले थे न? आर्यन ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सीधे आरोही के छिले हुए घुटने पर थीं, जहां से हल्का सा खून निकल रहा था। आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया। उसमें गुस्सा और एक अजीब सी तड़प साफ दिख रही थी। आर्यन ने बिना कुछ कहे अचानक आरोही को अपनी बाहों में उठा लिया। आरोही हड़बड़ा गई और बोली कि यह क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? छोड़िए मुझे, सब देख रहे हैं। आर्यन ने उसे और कसकर अपनी छाती से चिपकाते हुए बहुत ही कड़क और पजेसिव आवाज में कहा कि चुपचाप बैठी रहो आरोही। अगर एक शब्द भी और बोला तो यहीं सबके सामने तुम्हें किसकर लूंगा। आरोही का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। आर्यन उसे अपनी कार की पिछली सीट पर ले जाकर बैठाया। उसने तुरंत कार से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और खुद जमीन पर आरोही के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। आरोही ये देखकर हैरान रह गई। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, जिसका ईगो आसमान छूता था, वो इस वक्त उसके पैरों के पास बैठकर उसके जख्म पर दवाई लगा रहा था। जब आर्यन ने कॉटन से उसका जख्म साफ किया तो आरोही के मुंह से एक हल्की सी सिसकार निकली। आर्यन ने तुरंत रुककर ऊपर देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि इतना दर्द बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी? फाइट छोड़ सकती थी। आरोही ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि झुकना और हार मानना मेरी आदत नहीं है मिस्टर सिंघानिया। आर्यन ने उसके जख्म पर पट्टी बांधी और फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आर्यन ने बेहद जादुई और पजेसिव आवाज में कहा कि तुम बहुत जिद्दी हो आरोही, लेकिन तुम्हारी यही जिद मुझे तुम्हारा दीवाना बना रही है। आरोही का दिल सीने में इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा आर्यन उसकी धड़कनें सुन लेगा। दोनों के बीच का ये पल इस बात की गवाही दे रहा था कि नफरत और मजबूरी का ये नाटक अब खत्म हो रहा था और उसकी जगह एक बेहद गहरा, पजेसिव और बेपनाह इश्क ले रहा था। पाठ कॉलेज के उस वाकये के बाद सिंघानिया मेंशन का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। आर्यन का सख्त और रूखा मिजाज अब आरोही के सामने आते ही पिघलने लगता था। हालांकि वो बाहर से अब भी वही रौबदार बिजनेसमैन बनने का नाटक करता, लेकिन उसकी नजरें हर वक्त सिर्फ आरोही को तलाशती रहती थीं। उधर आरोही भी अब आर्यन को सिर्फ एक घमंडी इंसान नहीं मानती थी। उसके दिल के किसी कोने में आर्यन की पजेसिवनेस और उसकी परवाह अपनी जगह बना चुकी थी। एक शाम शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और हवाएं तूफानी रफ्तार से चल रही थीं। मौसम में अचानक आए इस ठंडक ने पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। आरोही अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। उसने एक सादी सी कॉटन की साड़ी पहन रखी थी और भीगी हवाओं के साथ उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर लहरा रही थीं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आर्यन अंदर दाखिल हुआ। ऑफिस का काम खत्म करके वो थका हारा लौटा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बालकनी में खड़ी आरोही पर पड़ी, उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। आर्यन के कदम खुद ब खुद बालकनी की तरफ बढ़ गए। वो बिल्कुल खामोशी से जाकर आरोही के ठीक पीछे खड़ा हो गया। आरोही को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए मिस्टर सिंघानिया। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर आरोही की पतली कमर के गिर्द लपेट दिए और उसे पीछे से अपनी छाती से चिपका लिया। आरोही की सांसें एक पल के लिए थम गईं। उसके जिस्म में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं आर्यन? आर्यन ने अपनी थोड़ी आरोही के कंधे पर टिका दी और उसकी गर्दन के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा कि शांत रहो आरोही।
बस कुछ देर ऐसे ही रहने दो। बारिश की हल्की फुहारें दोनों के चेहरों पर पड़ रही थीं। आरोही का दिल सीने में बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आर्यन के हाथों पर अपने हाथ रखे, लेकिन उन्हें हटाने के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास को महसूस करने के लिए। आर्यन ने धीरे से आरोही को अपनी तरफ घुमाया। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। आरोही की आंखों में शर्म और झिझक थी, जबकि आर्यन की आंखों में बेइंतहा मोहब्बत और एक गहरा अधिकार। आर्यन ने अपनी उंगलियों से आरोही के चेहरे पर चिपके भीगे बालों को पीछे किया। उसकी उंगलियों की छुअन से आरोही की पलकें खुद ब खुद झुक गईं। आर्यन ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए बेहद जादुई आवाज में कहा कि मेरी आंखों में देखो आरोही। मुझसे नजरें चुराने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। आरोही ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाईं और सीधे उसकी आंखों में देखा। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं मिस्टर सिंघानिया? हमारी तो सिर्फ 1 साल की डील हुई थी ना, फिर यह सब क्या है? आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, वही मुस्कान जो उसने बहुत सालों बाद किसी के सामने दिखाई थी। आर्यन उसके और करीब झुक गया। दोनों के होठों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला रह गया था। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत ही पजेसिव और दीवानी आवाज में कहा कि उस डील को भाड़ में जाने दो आरोही। शुरुआत भले ही कागजों से हुई हो, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी हो। और आर्यन सिंघानिया अपनी जिंदगी किसी को नहीं देता, कभी नहीं। इससे पहले कि आरोही कुछ समझ पाती, आर्यन ने अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। वो किस सिर्फ एक छुअन नहीं थी, बल्कि एक खामोश वादा था, हमेशा साथ रहने का, हर तूफान से बचाने का। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथ आर्यन के सीने पर रख दिए। उसके दिल ने भी अब ये सच्चाई स्वीकार कर ली थी कि वो इस इंसान से नफरत करने का नाटक अब और नहीं कर सकती। दोनों बारिश की उस सुहानी रात में एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे, लेकिन वो दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हवेली के बाहर अंधेरे में कोई और भी खड़ा था, कोई ऐसा जो उनकी इस बढ़ती नज़दीकियों से आग बबूला हो रहा था। मेंशन के गेट के बाहर अपनी कार में बैठी रिया ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलन और नफरत का जहर उबल रहा था। उसने अपने फोन पर किसी को डायल किया और बहुत ही जहरीली आवाज में बोली कि मेरा काम तुरंत होना चाहिए। उस गांव की लड़की को पता चलना चाहिए कि आर्यन सिंघानिया से टकराने की कीमत क्या होती है। एक तरफ जहां प्यार अपनी नई परतें खोल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उन दोनों की खुशियों को निगलने के लिए तैयार हो रहा था। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन की आबोहवा में एक अजीब सी गर्माहट थी। कल रात की बारिश के बाद धूप खिल चुकी थी, लेकिन आर्यन और आरोही के रिश्ते की नजाकत अब खुलकर सामने आ चुकी थी। नाश्ते की टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे थे। आरोही अपनी चाय का कप पकड़े चुपचाप नीचे देख रही थी, जबकि आर्यन की नजरें एक पल के लिए भी उससे नहीं हट रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और अपनेपन का एहसास था। तभी आर्यन के फोन पर एक अर्जेंट कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की और कुछ देर सुनने के बाद उसके चेहरे के भाव अचानक सख्त हो गए। आर्यन ने फोन काटा और खड़े होते हुए कहा कि आरोही, मुझे एक अर्जेंट बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। आरोही ने चिंता भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या सब ठीक है? आप अचानक जा रहे हैं? आर्यन उसके पास आया और झुककर बहुत ही धीमी आवाज में बोला कि मेरे लिए परेशान मत हो। और हाँ, जब तक मैं वापस न आ जाऊं, मेंशन से बाहर कदम भी मत रखना। गार्ड्स को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। ये कहकर आर्यन उसके माथे पर एक हल्की सी किस देकर निकल गया। आरोही वहीं खड़ी रहकर उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक अनजान सा डर दस्तक दे रहा था। दोपहर के वक्त जब आरोही अपने कमरे में बैठी थी, तभी घर के लैंडलाइन पर एक फोन बजा। नौकरानी ने फोन उठाकर आरोही को दिया और कहा कि मैडम, आपके लिए किसी का फोन है। आरोही ने रिसीवर कान से लगाया। दूसरी तरफ से एक अनजान और घबराई हुई आवाज आई कि क्या आप मिसेज आरोही सिंघानिया बोल रही हैं? आपके दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। उन्हें सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया है। ये सुनते ही आरोही के हाथ से फोन लगभग छूट सा गया।
उसके दादाजी ही उसकी दुनिया थे, जिन्होंने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। आरोही बिना एक पल गंवाए अपने कमरे से बाहर भागी। उसने आर्यन के दिए निर्देशों को पूरी तरह भुला दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोही ने किसी की एक न सुनी और टैक्स पकड़कर सीधे बताए गए पते की तरफ निकल गई। टैक्सी शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके को पार करते हुए एक सुनसान और पुरानी फैक्ट्री की तरफ मुड़ गई। आरोही को एहसास हुआ कि रास्ता गलत है। उसने ड्राइवर से कहा कि भैया, यह आप किस तरफ ले जा रहे हैं? हॉस्पिटल तो उस तरफ था, लेकिन इससे पहले कि ड्राइवर कुछ जवाब देता, गाड़ी एक जोर के झटके के साथ रुकी। 4-5 गुंडों ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। कार का दरवाजा खुला और आरोही को जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया। आरोही ने अपने मार्शल आर्ट्स के हुनर का इस्तेमाल करते हुए 2 गुंडों को नीचे गिरा दिया, लेकिन पीछे से किसी ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। आरोही के सिर से खून बहने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आरोही को होश आया, तो उसने खुद को एक लोहे की कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़े हुए थे। सामने से ऊंची हील्स की आवाज गूंजी। अंधेरे में से रिया मुस्कुराते हुए बाहर निकली। उसके साथ मल्होत्रा भी खड़ा था। रिया ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा कि क्यों मिसेज सिंघानिया, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने सोचा था कि तुम उस गांव से आकर आर्यन सिंघानिया की पत्नी बन जाओगी और मैं देखती रहूंगी। आरोही ने खून से लथपथ चेहरे के साथ अपनी कड़क नजरें उठाईं और कहा कि तुम जैसी औरतें सिर्फ पीठ पीछे वार करना जानती हैं रिया। आर्यन को जब पता चलेगा तो वो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मल्होत्रा ने ठहाका लगाते हुए कहा कि आर्यन सिंघानिया को पता तब चलेगा ना जब वो तुझे जिंदा पाएगा। आज रात इस पुरानी फैक्ट्री में आग लगेगी और सिंघानिया इंडस्ट्रीज की मालकिन का वजूद हमेशा के लिए राख बन जाएगा। उधर जब आर्यन अपनी मीटिंग खत्म करके कार में बैठा, तो उसने तुरंत अपने गार्ड्स को फोन मिलाया। गार्ड्स ने घबराते हुए बताया कि सर, मैडम किसी का फोन आने के बाद अचानक घर से निकल गईं और उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये सुनते ही आर्यन का खून खौल उठा। उसने स्टीयरिंग व्हील पर पूरी ताकत से घूंसा मारा। उसकी आंखों में कयामत का गुस्सा उतर आया। उसने तुरंत अपने सीक्रेट सोर्सेज को एक्टिव किया और आरोही की आखिरी लोकेशन ट्रैक करने का ऑर्डर दिया। कुछ ही मिनटों में उसे उस सुनसान फैक्ट्री का पता मिल गया। आर्यन ने अपनी कार की रफ्तार इतनी तेज कर दी जैसे वो हवा से बातें कर रही हो। उसकी आंखों के सामने सिर्फ आरोही का चेहरा घूम रहा था। उसने अपने दांत भींचते हुए बहुत ही खौफनाक आवाज में कहा कि अगर मेरी आरोही को एक खरोंच भी आई तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। पुरानी फैक्ट्री के अंदर की हवा में पेट्रोल की बदबू फैल चुकी थी। मल्होत्रा के गुंडों ने आरोही के आसपास हर तरफ केन उड़ेल दिए थे। रिया ने अपने पास से माचिस निकाली और एक तीली जलाकर मुस्कुराते हुए कहा कि अलविदा आरोही। आज के बाद आर्यन सिंघानिया की लाइफ में सिर्फ मेरा नाम होगा। रिया ने जलती हुई माचिस जमीन पर फेंक दी। पलक झपकाते ही आग की लपटें तेजी से भड़क उठी और आरोही को चारों तरफ से घेरने लगीं। धुएं के भारी गुबार से आरोही का दम घुटने लगा। सिर की चोट और शरीर के दर्द के बावजूद उसने खुद को छुड़ाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन रस्सियां बहुत सख्ती से बांधी गई थीं। मल्होत्रा और रिया हंसते हुए पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक फैक्ट्री का मुख्य लोहे का गेट एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर दूर जा गिरा। धुएं और आग की लपटों के बीच से एक साया अंदर दाखिल हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन सिंघानिया था। उसकी आंखों में मौत का खौफनाक मंजर तैर रहा था। चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा और दिल में अपनी मोहब्बत को खोने का खौफ साफ झलक रहा था। आर्यन को जिंदा सामने देखकर रिया और मल्होत्रा के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। मल्होत्रा ने तुरंत अपने गुंडों को इशारा किया कि मारो इसे, खत्म कर दो इसे। चारों तरफ से गुंडे हथियारों के साथ आर्यन पर टूट पड़े, लेकिन उस वक्त आर्यन कोई इंसान नहीं बल्कि एक जख्मी शेर बन चुका था। उसने बिना किसी दया के गुंडों पर हमला बोल दिया। किसी का हाथ मरोड़ा तो किसी की हड्डियां एक ही घूंसे में तोड़ दी। उसकी रफ्तार और ताकत के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था।
गुंडों को ढेर करने के बाद आर्यन सीधे मल्होत्रा की तरफ बढ़ा। उसने मल्होत्रा की गर्दन अपनी एक ही पकड़ में जकड़ ली और उसे दीवार से सटाकर हवा में उठा दिया। आर्यन ने बहुत ही ठंडे और खौफनाक लहजे में कहा कि मैंने तुमसे कहा था मल्होत्रा, जो मेरी चीज है उसकी तरफ देखने वाले का वजूद मिटा देता हूं मैं। आर्यन ने एक ऐसा जोरदार घूंसा मल्होत्रा के चेहरे पर मारा कि वो खून की उल्टी करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। रिया डर के मारे कांपने लगी और पीछे हटने लगी। आर्यन ने उसकी तरफ एक नफरत भरी नजर डाली और गरजते हुए कहा कि पुलिस बाहर खड़ी है रिया, तुम्हारी पूरी जिंदगी अब सलाखों के पीछे सड़ेगी। इतना कहते ही आर्यन आग की परवाह किए बिना सीधे आरोही की तरफ भागा। आग की लपटें बहुत ऊंची उठ चुकी थीं। धुएं के कारण आरोही की आंखें बंद हो रही थीं। उसने हल्की सी नजर उठाकर देखा तो उसे धुंधला सा आर्यन का चेहरा नजर आया। आरोही ने कांपती हुई आवाज में कहा, किया आर्यन। आर्यन ने अपने नंगे हाथों से जलती हुई रस्सियों को एक झटके में तोड़ दिया। उसके हाथ झुलस गए, लेकिन उसे अपने दर्द का एहसास तक नहीं था। उसने आरोही को तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। आर्यन ने आरोही के खून से सने चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए और बेहद पजेसिव आवाज में कहा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती आरोही। सुन रही हो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। आरोही ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हुए आर्यन के सीने पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश हो चुकी थी। आर्यन ने बिना एक पल गनवाए आरोही को गोद में उठाया और आग की लपटों को चीरता हुआ फैक्ट्री से बाहर निकल आया। बाहर पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं। पुलिस ने रिया और मल्होत्रा को हिरासत में ले लिया। आर्यन ने आरोही को तुरंत अपनी कार की पिछली सीट पर लेटाया। उसने खुद गाड़ी चलाई और हवा से बातें करते हुए अस्पताल की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते आर्यन एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था और दूसरे हाथ से आरोही का ठंडा पड़ता हाथ कसकर थामे हुए था। वो बार बार उसके हाथ को अपने होठों से लगा रहा था। आर्यन ने टूटती हुई आवाज में कहा कि आंखें खोलो आरोही, प्लीज आंखें खोलो। तुमने मुझे लड़ना सिखाया है, तुम ऐसे हार नहीं सकती। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स की टीम ने आरोही को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आर्यन आईसीयू के बाहर कांच के दरवाजे से आरोही को देख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ आग से झुलसे हुए थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही अपनी पत्नी पर था। उसे आज एहसास हो चुका था कि अगर आरोही को कुछ भी हो गया तो आर्यन सिंघानिया का वजूद भी उसी पल खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ पजेसिवनेस या ईगो नहीं था, ये बेपनाह अंधा प्यार था।